नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी के सामने आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की परीक्षा को लेकर के इसकी चल रही तैयारियों में मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास नंबर 14 लेकर के आपके सामने हूं। लगातार यह प्रैक्टिस क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तारीख से आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उसका हमने एक टारगेट बनाया, उसका हमने एक लक्ष्य बनाया और हमने रिलेवेंट सवालों को आपको कराने का प्रयास किया। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है ये सवाल आपको परीक्षा से कनेक्ट करेंगे। जब आप 2 तारीख को पेपर देंगे तो आपको बहुत कुछ बेहतर रियलाइज होगा। इस बात का मैं पूर्ण आपको आश्वासन देता हूँ। आप लोग क्लास को अच्छे से करिए, सभी सवालों को तैयार करिए, एक तैयारी अपनी कंप्लीट करिए और अच्छा लगे तो आप अपने रिस्पांस को जरूर हमें दीजिए। या कोई अगर आपके मन में अभी भी डाउट हो किसी टॉपिक को लेकर के या किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बाद मैं उस पर रिस्पांस आपको दूंगा और उसी के आधार पर अगली प्लानिंग भी आपकी सेट करूंगा। तो मैं देर ना करते हुए शुरुआत करता हूं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे कि हर कनेक्टिविटी में आपको शामिल कर सकूं। आइए मैं शुरुआत करता हूं पहले सवाल से। देखिए पहला सवाल आपके सामने क्या है। इस तरह के सवाल जो कि फ्रैक्शन के हैं, बेसिकली इसको हम आवर्ती भिन्न से भी कनेक्ट करते हैं। आप इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देखिए, सिस्टम देखिए कैसे वर्क करता है। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें, अर्थात एक प्रकार से जोड़ना है। इसमें भी एक नंबर को लेकर कोई डाउट नहीं क्योंकि ये प्रॉपर इंटीजर है, 2 है। तो इसका मतलब जो मान आएगा 2 से अधिक ही रहेगा, अर्थात 2 से बड़ा ही रहेगा। बाकी कन्वर्जेंस का सिस्टम समझ ले। जैसे कभी अगर आपको ऐसे एक आवर्ती दिया है, एक आपका रिकरिंग फॉर्म दिया है, 0 पॉइंट ए बी के ऊपर अगर बार लगा है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में, वो ऐसे लिखा जाता है। पहले इस पूरे नंबर को लिख दिया जाता है, उसमें से घटता है वह जो बिना बार के होता है। नीचे जाते हैं, जितने पदों के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 और जितने पद के ऊपर बार नहीं होता उतनी बार 0 लिखा जाता है। उसी क्रम में अगर इसकी बात करें तो यह 14 माइनस 1/9 के बाद 1 0 90 होगा। ऐसे ही अगर इसको सोचे तो 23 में से 2 घट करके यहाँ पर 1 बार 9 1 बार 0 होगा, प्लस यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। ये 13/90 हुआ। ठीक है, यह आपका 21/90 हुआ, 23 में से 2 निकलेगा, प्लस आपके सामने कितना होगा, 2 होगा। अगर हम इसको प्रॉपर जोड़ लेते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ा 21 13 34 होता है, 34/90 हुआ। चाहे तो काट सकते हैं बट एक बार पूरा ऐसे लिख दीजिए। इस मान को जो आपको इस टाइप से लिखा है इसको मैं 2 सही 34/90 लिख करके दिखा सकता हूँ। सरल भी कर सकता हूँ, जो 17/45 भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर डायरेक्ट देखिए यहाँ पर 34/90 लिखा है तो आप इसी को अपना उत्तर मान लीजिए। सी ऑप्शन इस सवाल के लिए एग्जैक्ट हल होता है। अगर आप लोग कंफर्म कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ो और इस सवाल को आप लोग एकदम क्लियर करके आगे के सवाल पर। इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है, अलग अलग सेट्स में आपको अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट दिखे भी होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगले सवाल पर आपको लेके चलता हूँ। एक धनात्मक पूर्णांक है b जो कि ग्रेटर देन 1 है, अर्थात 1 से बड़ा है। यदि 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है 6344 और एक दूसरी संख्या है 42b3 b8, जिस b के बारे में बात किया जा रहा है वह b इसमें इन्वॉल्व है, इसके दहाई पर इन्वॉल्व है, का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए सिंबल होता है, आप सबको पता है, 4 है, 2 है, b है और 8 है। हम कह रहे हैं इसको हम भाग कर रहे हैं किससे, 12 से। कह रहे हैं 12 से विभाज्य है तो b का न्यूनतम मान, b का जो मिनिमम अमाउंट है हम लोग को बताना है, क्या हो जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे प्लान करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कोई संख्या एक चीज दिमाग में रख लीजिए, अगर 12 से कटेगी तो 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब आप एक चीज देखिए, तो पहली जो संख्या है ए वाली, ये आपकी निश्चित तौर पर 4 से कट रही है। तो 4 एक फैक्टर के रूप में आपको दिख रहा है। इसलिए क्यों 4 से कट रही, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। किसी भी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो वह संख्या भी 4 से कटती है। लेकिन अगर हम 3 की भाज्यता सोचें तो 3 की भाज्यता क्या होती, संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से कटता है, तभी वह 3 से कटता है। 6 तो कटेगा, 3 भी कटेगा, बट 4 4 मिलकर 8 होता है तो नहीं कटेगा। मतलब यह 3 से डिविजिबल नहीं, हाँ 4 से डिविजिबल है। मतलब 4 का काम अपना एक प्रकार से हो चुका है, 4 की भाज्यता हमें मिल चुकी है। अब हमें इस पर चल करके ध्यान देना पड़ेगा कि यह मान हमारा बी की जगह पर ऐसा क्या पुट कर दे कि यह 3 से कट जाए। 3 से कटेगा तो आपका सारा रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रयास करें 4 से भी कटे, हालांकि 4 से कटने वाला एक फैक्टर आपको मिल चुका है तो इसलिए बहुत डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। यह संख्या 4 से कटे, 3 से कटे, 3 से कटने के लिए हमने क्या किया, 4 2 देखा 6 होता है, 4 2 6 होता है, करेक्ट है। अब यहाँ पर हम गए, देखिए हमारे पास यहाँ पर 8 है, तो 8 में ऐसा क्या जोड़ दो कि यह 3 से कट जाए। तो सबको पता है कि 8 में आप अगर 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाता है, वह संख्या आपकी क्या हो जाती है बताइए, 3 से कट जाती है। करेक्ट हो गई बातें। बट अगर देखिए देखिए 4 2 6 था, और लेकिन हम सबको पता है कि यहाँ पर जो b का मान होगा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान अगर 1 से बड़ा है तो उसके लिए फिर सोचिए, 1 को हम रख नहीं सकते हैं, 1 को रख देने से वैसे काम हो जाता,
भले यह संख्या 4 से न कटती, लेकिन 1 को रख देने से संख्या 3 से कट जाती, और 3 से कट जाती या 4 से कट जाती तो अपना काम तो हो ही जाता। बट हमको पता है कि 1 को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि संख्या हमारा जो ये डिजिट है b जो है 1 से बड़ा है। तो आगे सोचते हैं, आगे सोचने में हम 2 रख सकते हैं। 2 रखने से 4 से कटेगा, हमको फिलहाल फिर दिमाग से हटाना है कि 4 की भाज्यता हमको नहीं सोचनी है, हमको 3 की भाज्यता सोचनी है। तो 3 की भाज्यता के लिए अगर हम 1 रखने पर इसको 4 से कटता हुआ, 3 से कटता हुआ देख रहे हैं, तो इसमें आप 3 जोड़िए। मतलब अगला जो डिजिट होगा वो 4 होगा। 4 को रखने से देखिए 8 रहेगा, 48, और ऑलरेडी 4 2 6 कट चुका है, 8 4 12। मतलब अगर न्यूनतम मानों की बात करो तो यहाँ पर 4 पुट कर देने से यह संख्या आपकी 3 से कटेगी। यह संख्या ऑलरेडी 4 से कट चुकी थी, एक फैक्टर इसका एलिमिनेट हो चुका था। 3 की भाज्यता मैच करानी थी, 3 की भाज्यता के लिए मिनिमम रखने को 1 भी रख सकते थे, लेकिन 1 अलाउ नहीं होगा क्योंकि यह मान आपका b 1 से बड़ा है। इसलिए हम अगला जो डिजिट होगा 4, उससे भी आगे बढ़ना है तो 7 रख देने से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग को 4 रखना पड़ेगा। इस हिसाब से राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए, दूसरे सवाल के लिए 4 करेक्ट आंसर होगा, जो बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। अगले सवाल पर आपको लेके चलता हूं। सवाल देखिए क्या है, बहुत शानदार ये भी सवाल है आपके सामने। सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक, कोई एक नोटबुक थी जिसका मूल्य 50 अंकित था, 78% की छूट पर, और 100 रुपए के अंकित मूल्य की एक पेन को 8% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितने रुपए की बचत हुई? देखिए, एक नोटबुक थी जिसका मूल्य था 50 रुपए, और एक नोटबुक थी जिसका मूल्य था 100 रुपए। पहली नोटबुक जो 50 रुपए थी, इस पर क्या छूट ही बताइए? 78% की छूट है। इस पर 78% की छूट है। अगर हम 50 का 78% करते हैं तो बेसिकली 78/100 होगा, मतलब इसका आधा ही हो जाएगा। अगर आधा होगा तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर मान कितना आएगा? 39 आएगा। जैसे हम कैसे समझते हैं, जैसे हम लिखें 50 गुणे 78/100। कई बार लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज भी होते हैं कि जैसे हमको किसी का 50% करना आसान लगता है, लेकिन उसी अगर हम किसी नंबर का, जैसे हम उस नंबर को अगर हम 78% करें, 99% करें तो डाउट होता है। जबकि एकदम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चाहे 78 का 50% करें या 50 का 78% करें, बात एक ही आती है। तो आपने देखिए इसका मान किया तो कितना आ रहा है? 39 आ रहा है। देखिए 50 दूना 100 होता है, 2 से इसको डिवाइड करें 39। तो अगर 78% की छूट हुई तो यहाँ पर 39 की बचत हुई। जबकि अगर इसकी बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम 100 पर 8%, किसी 100 तो एक ऐसा आंकड़ा होता है कि अगर इस पर कोई भी छूट अगर लगाएं, कोई भी वृद्धि लगाएं, कोई भी कमी लगाएं, तो सीधा वह डेटा ही बन जाता है। तो अगर 8% की छूट इस पर देखते हैं तो 8 रुपए ही होगा। अब यहाँ से 8 की बचत है, यहाँ पर 39 की, 39 8 जोड़ दिया तो 47 रुपए की बचत पूरे इस व्यापार मतलब सौदे में, या इस प्रकार से उससे खरीदारी करने पर सेल के दौरान राघव को यहाँ पर छूट के तौर पर प्राप्त होगी। अर्थात इतने रुपए की वह बचत कर लेगा पूरे अपने। अगर हम नॉर्मल डेज पे वो परचेज किया होता तो इतना एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो सवाल का उत्तर आपके सामने 47 है, जो तीसरे सवाल का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। चौथे सवाल पर चलिएगा, देखिए क्या है। उस सबसे बड़े वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल की परिधि पूछ रहा है, जिसे 21 मीटर और 115 मीटर 21 मीटर और 115 मीटर, ध्यान से देखिएगा, कि विमाओं वाले एक आयत में उत्कीर्ण किया जाए, मतलब उसी में प्रतिस्थापित, उसी में सेट कर दिया जाए। तो ये हमारे पास आयत था जिसकी लंबाई थी 115 मीटर, लंबाई 115 मीटर थी, और इसकी जो चौड़ाई थी वो आपकी दे रही है 21 मीटर। अगर हम किसी सर्कल को इसमें उत्कीर्णित मतलब सेट करेंगे, तो सर्कल देखिए, अब आपको पता है कि इधर से तो बढ़ने मतलब इसके अलोंग तो हो नहीं सकता है, इसके अलोंग हम लोग सोच पाए। हमें सबसे मैक्सिमम ऐसे सर्कल को ही सेट कर सकते हैं हम लोग। मतलब ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिसकी जो व्यास होगी ना, इस लेंथ के बराबर होगी। व्यास इस लेंथ के बराबर नहीं हो सकती थी क्योंकि बाहर निकल जाएगा सर्कल। तो हमें सबसे छोटी जो साइड्स होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका व्यास जनरेट करना पड़ता है। अगर उसको हम प्रॉपर उसी में फिट कर देते हैं तो जो सर्कल का व्यास होगा वो इसकी चौड़ाई के बराबर होगा। तो अगर चौड़ाई 21 थी तो व्यास भी 21 होगा, मतलब त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? 21/2 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? परिधि पूछा है। तो सर्कल की परिधि क्या होगी? इस परिधि हमेशा 2 पाई आर के बराबर होती है। सर्कल की परिधि 2 पाई आर होती है। तो परिधि पूछा, अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो पाई आर स्क्वायर करते। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान हमने लिखा है 21/2। 2 2 से कटा, 7 त्रिक 21 होता है, 22 तिया 66 होता है। 66 मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी परिधि होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन आपका 66 मीटर है। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर के रूप में आप लोग देख रहे हैं। संभवतः अभी आपको क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल देखिए क्या लिखा है। 2000 रुपए, मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या है? 2000, प्रिंसिपल है 2000 रुपए। 6.25% की ब्याज दर है। दर कितनी है? 6.25% पर एनम, करेक्ट है।
ये ब्याज दर है। 14 फरवरी 2000, देखिए ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। 14 फेब 2023 से 28 अप्रैल 28 अप्रैल, ठीक है, 2023। 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज के लिए पहले यहाँ पर समय होना बहुत जरूरी है, और समय देखिए डायरेक्ट नहीं दिया, ऐसे दिया, और ऐसे सवाल बहुत बनता है। तो आप सोचिए कि फरवरी जो 2023 की है वो कितने दिनों की है? 28 दिनों की है, सबको पता है। 28 के बाद देखिए इसका मतलब यहाँ पर 14 दिन हो गए फरवरी में। उसके बाद मार्च पूरा 31 दिन का होता है, फिर 28 दिन और हो गया। टोटल अगर हमने जोड़ा तो यहाँ पर 4 1 5 8 13 3 73, 73 दिन की बात हुई। मतलब डेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 73 डेज हैं। अब 73 डेज, क्योंकि ये जो दर दिया रहता है, दर पर एनम अर्थात वार्षिक दिया रहता है, और यहाँ पर जो समय है वो 73 डेज है। तो डेज को हमें मंथ नहीं, हमें ईयर में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दर हमारी वार्षिक है। तो आपको बता दूं कि एक वर्ष जो होता है वो आपका 365 दिन होता है। तो अगर कभी भी हमें दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो हम उस दिन को वर्ष से मतलब 365 से भाग करेंगे। जैसे भाग करेंगे देखिए 1/5 हो जाएगा। मतलब आप इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर 1/5 वर्ष होगा। अब सुनिए, आपको साधारण ब्याज का जो फार्मूला ट्रेडिशनल हमने पढ़ा है कि PRT/100, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा दर का समय से मल्टीप्लीकेशन करिए, आपको एक रेशियो मिलेगा, अनुपात। वह अनुपात दर और जो है वह अनुपात ब्याज और मूलधन के बीच के रिलेशन को प्रेजेंट कर देगा। 6.25 का मतलब 6 सही 1/4, बेसिकली 1/16 होता है। अगर आप भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए 6.25 को, जो 6 सही 1/4 होगा, 12.5 का आधा है, 12.5 का मान 1/8 है, और इसका मान आपका 1/16। जैसे परसेंटेज का मतलब हटाने से 100 नीचे भाग करने से 1/16 होगा। जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो 1/16 गुणे 1/5 होगा। तो यह 1 कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 1/80 आ रहा है। इसमें ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ऊपर का मान एसआई रहेगा और नीचे का मान कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। सवाल में अपने प्रिंसिपल दिया है, मतलब 80 का मान हमको दिया है, 80 बराबर 2000, और निकालना क्या है? एसआई, अर्थात एक का मान निकाल। देखिए एक जीरो खत्म हुआ, 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 25 अट्ठे 200 होता है। मतलब अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज के रूप में आपको 25 रुपए का ब्याज टोटल प्राप्त होगा, जो पांचवें सवाल के लिए एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने है। आशा करता हूँ सवाल भी एकदम क्लियर हुआ होगा। सभी लोग इसको क्लियर कर लें। फाइनली हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वह एक अंक की संख्या, अब एक अंक की संख्या मतलब 0 से लेकर 9 तक, यही तो होते हैं टोटल। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या, मतलब वह सबसे छोटी संख्या ऐसे बोल सकता है, बताइए, बताना है, जिसे 6 अंकों वाली एक संख्या है। 6 अंक की एक संख्या देखिए कौन है? 3 है, 4 है, 8 है, 5 है, 1 है, 0 है, ये संख्या है। ठीक है, में जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या हो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, 11 से पूरी तरह से कट जाए। 11 की डिविजिबिलिटी का सिस्टम कई होता है। एक तो जैसे आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, 3 का जोड़ा बना लें, डिफरेंस कर दें। अगर डिफरेंस का मान 11 से कटे या 0 हो जाए तो वह संख्या 11 से कट जाती है। दूसरा एक बहुत शानदार तरीका होता है जिससे कि आपको बहुत एकदम क्लियर कर जाएगा। कैसे? आप ऐसे देखिए 2 का जोड़ा बना लो, 2 का जोड़ा बना लो और डिफरेंस करिए। डिफरेंस में भी करते समय एक बात को ध्यान देना पड़ता है, अगर हम पहले से दूसरे को घटा रहे हैं तो सब में पहले को दूसरे से घटाएंगे, भले नेगेटिव आ जाए, या दूसरे से पहले घटाओ तब सब में दूसरे से पहले घटे। जैसे हम यहाँ पर क्या करें, 1 से 0 घटाएं तो 1 आया, यहाँ 8 से 5 को घटाए तो 3 आया, लेकिन 3 से 4 को घटाने पर -3 आया। समझ रहे इस बात को? 34 था, 8 5 आपके पास 1 0 था। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब यहां से हम लोग को समझ में आई बातें कि जैसे देखिए हमने 1 से 0 को घटाया, 1 आया, करेक्ट है। 8 से 5 को घटाया तो 3 आया, ये भी सही है। और यहाँ पर 3 से 4 को घटाया मत, अब इसको अगर प्रत्येक को जोड़ा तो इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया। अब इसके बाद बचा क्या है? 3 के साथ हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पर यह मान 0 हो जाए या 11 के पहाड़े में चला आए। मतलब इस बात को आपको समझना है, तभी यह क्लियर होगा, तभी यह समझ में बातें आएगी, तभी यह स्पष्ट भी होगा। अच्छा, एक चीज से और भी कर सकते थे, हालांकि इसको भी एकदम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें क्या जोड़ दूं, -3 जोड़ दूं। -3 जोड़ देने से क्या हो जाएगा बताइए? संख्या पूरी तरह से 11 से कट जाएगा। अब -3 तो हम लिख नहीं सकते हैं भाई, आप जानते हैं। एक इसका सिस्टम देखिए बहुत शानदार ऐसे बन जाएगा। कैसे? इधर से अगर घटाएं तो -1, इधर से घटाएं तो -3, और इधर से घटाएं तो +1। देखिए तब भी खत्म हो गया। तो -3 अगर आया तो -3 में क्या जोड़ दूं कि 0 हो जाए, तो +3 जोड़ देने से 0 हो जाएगा। +3 जोड़ देने से हमें, क्योंकि डबल डिजिट तो यूज करना नहीं कि उसको जोड़ देने से कटने की स्थिति बना सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर अगर हम +3 जोड़ दें तो यह संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। करने को आप चेक कर सकते हैं 3 जोड़ करके, वैसे ऑप्शन से भी जाके हम हल कर सकते थे। मतलब अगर हम संख्या लिखने, क्या पता है,
संख्या ही ले लें, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 5 हो, 1 हो, 3 हो, यह संख्या 11 से कट जाएगी। जो एक पैटर्न हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, 5 3 8, 8 4 12, करेक्ट है, 8 1 9, 9 3 12, मतलब अल्टरनेट डिजिट जो यूनिट से प्रारंभ होता है, अगर उनके अंतराल पर एक एक अंकों का जोड़, इधर से भी दहाई से शुरू करके अंतराल पर एक एक अंकों का जोड़, अगर उनका डिफरेंस 11 हो जाए या 11 के पहाड़े में आ जाए या 0 हो जाए तो वह संख्या आपकी 11 से कट जाती है। अब देखिए इनका अंतर 0 है, मतलब 11 से विभाज्य है, अर्थात 11 से कट गया। लेकिन तब जब यहाँ पर 0 के जगह पर 3 रखा, अर्थात इस संख्या में हमने 3 जोड़ा। तो पैटर्न आपको समझ में आया होगा। छठे सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है करेक्ट आंसर के रूप में। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल देखिए क्या है। इशिता और ईसा दो सहेलियां हैं। एक व्यापार में 31:23 के अनुपात में निवेश करती, पैसे लगाती हैं। एक व्यापार करती है जिसमें 31:23 के अनुपात में पैसे लगाती हैं। यदि जो कुल लाभ होता है वो 2646 का है, तो इशिता और ईसा को प्राप्त लाभों में कितने रुपए का अंतर है, उनके लाभों का डिफरेंस बताना है। देखिए ध्यान से, 31:23 के अनुपात में पैसे लगाती हैं दोनों। पहली का नाम क्या है, इशिता है, दूसरे का नाम ईसा है। ठीक है, इशिता और ईसा है जो 31:23 के अनुपात में। अच्छा देखिए, उनको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ये हुआ है, टोटल प्रॉफिट दोनों को इतना हुआ है, तो उनके लाभों का डिफरेंस पूछ रहा है। जब भी कभी हमें दो मानों के बीच का रेशियो पता है और उनका योग पता है, या कोई भी मान पता है, अंतर पता हो, या इसमें से किसी एक का मान पता है, तो हम हर चीज को रिलेट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें उनके कुल लाभ पता है तो इसका मतलब है जोड़ पता है। जोड़ किसका है? उनके लाभों का। इनको जोड़कर देखिए, इनके लाभों का जोड़ कितना होगा। 3 1 4, 3 2 5, 54। 54 बराबर आप कर दीजिए 26 46, करेक्ट है। अब इसको देखिए, हम 9 से अगर काटे तो 6 4 10, 6 18, 9 से काटे, 9 छंगे 54 होता है, 9 दूना 18 8, 9 9 81, 9 चौके 36। अभी भी आप अगर 6 से काट के देखिए, देखिए 6 चौके 24, 6 बिल्कुल कट रहा है, 6 चौके 24, 6 9 में 54, अर्थात 1 बराबर 49 हो गया। 1 बराबर 49। अब हमसे सवाल में कहा है कि इनके लाभों का अंतर बताएं। तो लाभों का अंतर देखिए क्या है, अनुपाती पदों का अंतर करिए। 23 8 31 होता है, अंतर जो बनेगा वो अंतर कितने का बन रहा है, 1 8 का। तो 8 का मान क्या होगा, 8 9 72, 8 चौके 32, 32 7 कितना होता है, 39। तो यहाँ पर 392 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल का करेक्ट आंसर 392। जो डिफरेंस है बेसिकली दोनों के लाभों का। तो इस समय कैलकुलेशन ध्यान देना पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर ही हुआ होगा। अगले सवाल पर हम आपको लेकर चलते हैं, 8वां नंबर। 41 संख्याओं का औसत 16 है। देखिए शानदार सवाल है। 41 कुल नंबर थे जिनका औसत आपको 16 दिया है, जिसमें से पहली 17 संख्याओं का औसत 27, स्टार्टिंग की 17 संख्याओं का औसत 27 है। अंतिम 25 जोड़ के देखिए, 17 और 25 42 होता है बेसिकली, औसत 26 है, अर्थात एक नंबर उसमें ओवरलैपिंग पर है। यदि प्रारंभ से जो 17वीं संख्या है, मतलब ओवरलैपिंग नंबर, उसको अगर हटा दें तो शेष जो बची संख्याएं हैं उनका औसत बता दें क्या हो जाएगा। एकदम ट्रेडिशनल जाइएगा तो भी होगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। देखिए हमारे पास सबसे पहले ओरिजिनल संख्या और उनका औसत। ओरिजिनल संख्या और उनका औसत देखिए, संख्या कितनी है, 41, औसत कितना है, 16, करेक्ट है। पहली 17 संख्या, पहली 17 संख्या, हाँ, पहली 17 संख्या का औसत कितना है, 27। अंतिम 25 संख्या का औसत कितना है, 26। ठीक है, पहली 17 संख्या का औसत 27 है, अंतिम 25 संख्या का औसत 26 है। प्रारंभ से 17वीं संख्या, मतलब अगर इसी समय एक सवाल बनता है, क्योंकि आप सबको पता है इन दोनों को जोड़ के देखिए 42 होगा। इसका मतलब जैसे एक समूह था, समूह में टोटल 41 लोग थे, प्रारंभ से 17, अंतिम से 25, जो 17वां मान होगा ना ओवरलैप करेगा, दोनों समूह में जाएगा। तो उस समय हमसे पूछा जाता उसका मान क्या है। बेसिकली यहाँ पर मान नहीं पूछा, उसने पूछा कि अगर उसको हटा दें तो जो औसत होगा वो क्या होगा, ये हमको पता करना है। अब आपको ध्यान देना है, जैसे देखिए रियल नंबर ए है 41 और रियल औसत भी 16 है। हमने देखा कि हमारे सवाल में हो क्या रहा है, जो शुरुआत के 17 नंबर हैं वो रियल औसत से ज्यादा है। बोलिए कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, दिख रहा है 11 ज्यादा है प्लस में। दूसरा देखिए, जो हमारे अंतिम के 25 है उसमें भी औसत से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली मान कितना ज्यादा है टोटल से, जिसकी वजह से यहाँ पर 17वां नंबर ओवरलैप कर रहा है, इसके लिए आपको इसको 17 से गुणा करना होगा। 11 7 77, 11 1 11 7 18, 187 हो गया। इसको आपको 25 से गुणा करना होगा, 250 होगा। टोटल जोड़ा जाए तो 7 है, 8 5 13 है, 3 2 1 3 437 है। मतलब 437 यहाँ ज्यादा है। जैसे अगर हमको पता करना हो कि उसको हटाने से, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 437 आ रहा है, अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यह मान आपका टोटल कितना हो रहा है, 437। अब आपको ध्यान में इस बात का रखना है कि जैसे 437 तो एक्स्ट्रा है,
अधिक है, ज्यादा है, आप सबको बता दूं। अब अगर हम सही में औसत पता करना चाहते हैं तो औसत देखिए क्या होगा। इसके लिए हमारा जो रियल औसत है 16 है। और हम देखिए एक चीज और बता दें कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि मान प्लस होकर आया है कि माइनस होकर आया है, उसी के आधार पर हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पर ये समझ गए कि अगर हम लोग जो है, जो हमारे पास नंबर है, देखिए हमारे पास जो एग्जैक्ट जो हमारा एवरेज था वो कितना था, 16 था। एग्जैक्ट एवरेज 16 था। इसमें अगर हमने क्या कर दिया कि टोटल, जैसे देखिए एक नंबर जैसे आपको हटाना है, एक नंबर हटाने के बाद यहाँ से आपके पास संख्या कुल कितनी बचेगी, 40। हमें एक परिवर्तन जो देखने के मिलेगा उसको हटा देने के बाद इस एक्स्ट्रा जो 40 कितना है हमारे पास 437 है, इसको हम 40 से भाग कर दें। जब 40 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 10 बार जाएगा और मतलब एक बेसिकली 10.37 हो जाएगा। अगर हम इसको वो करते हैं, मतलब भाग करते हैं, तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। या बेसिकली थोड़ा हमको इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा हम लोग को, 10.37 नहीं होगा। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे देखिए अगर 10 से भाग करने की बजाय हम पहले एक बार 4 से कर दें, एक गया, फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, फिर 4 9 36 किया, 4 दूना 8 ऐसे कुछ करके गए, 4 दूना 8, 4 9 36 किया। देखिए 4 से पहले एक बार भाग किया, 4 1 के 4, जीरो बढ़ा दिया, 3 ले लिया साथ, 4 9 36, एक बचा जीरो, 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20 ऐसे कर दिया। फिर 10 से और भाग करेंगे तो 10.95 हो जाएगा। अब 10 में से अगर हम 16 में से अगर हम 10.95 घटाते हैं तो हमारा जो मान आएगा 5.075 आ जाएगा। मतलब अगर इसको हम बराबर घटाते हैं किसमें से, देखिए 16 में से 10.925 को, तो हमारा जो मान आएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 5.075। इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। जो आपका रियल औसत बचेगा जब उस मान को हम हटाएंगे, 17वीं संख्या को हम लोग हटाएंगे। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ट्रेडिशनल करने का भी आप पैटर्न है, ट्रेडिशनल करने के लिए भी आप लोग अप्रोच यूज कर सकते हैं, जो डायरेक्ट गुणा करके करना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं योग जो होता है औसत गुणे संख्या होता है, बट उससे हम टाइम टेकन प्रोसेस होगा। इस पैटर्न को अगर आप सीखेंगे तो यह आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होगा, आप आराम से कर सकते हो। 8वां डन होता है। सूरज नाव से 424 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में तय करता है। कुल दूरी कितनी थी, नाव से जा रहा है, धारा की विपरीत दिशा में जाना है, 424 किलोमीटर की दूरी है, हाँ, और इसको धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में तय करता है। और धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है। अगर धारा की दिशा में उसे चलना होता 30 ही घंटे लगते हैं। धारा की चाल बताना है। मैं कुछ बातें आपको बता दूं, जैसे अगर हम धारा की दिशा में होते हैं, धारा की दिशा का मतलब होता है इसमें दो चीजें। एक तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड है, जो नाव की एक्चुअल स्पीड है, उसमें धारा की स्पीड ऐड हो जाती है। मतलब यहाँ पर अगर एक्चुअल स्पीड x है तो और धारा की स्पीड y है तो x प्लस वाई हो जाता है। और धारा के विपरीत क्या होता है, धारा के विपरीत जो होगा उसमें एक्चुअल स्पीड से धारा की स्पीड कम हो जाती है, मतलब x माइनस वाई हो जाता है। इसके लिए और भी एक चीज दिमाग में रखिएगा कि हम सबको पता है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अब जैसे आपने देखा कि आप 424 किलोमीटर की दूरी है, जब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो विपरीत को अगर हमने बी से प्रेजेंट किया तो चाल कितनी होगी विपरीत दिशा की, उसको आप लोग चेक करो, 424 बटा 48, क्योंकि ये दूरी है और ये आपका समय है, ये हो गई 424 बटा 48। दूसरी तरफ अनुकूल चाल कितनी होगा, उसी दूरी को 424 को ही 30 घंटे में तय किया तो 424 बटा 30 हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हमें धारा मतलब धारा की चाल पता करनी है। मैंने लिखवाया है धारा की चाल क्या होगी, u माइनस बी बाई 2 होगी। मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर धारा की चाल मतलब y बराबर u माइनस बी बटा 2। मतलब यहाँ पर जो u माइनस बी करना उसके बाद 2 से इसको भाग करना है। जब घटाएंगे तो u से b, मतलब ये आपको u दिख रहा है और ये आपका b दिख रहा है, इससे इसको घटाने पर 424 तो बाहर ही आ जाएगा, 1/30 बचेगा और 1/48 हो जाएगा, करेक्ट है। और यहाँ पर ये 2 से भाग भी करना तो 2 से इसको भी भाग कर दीजिए ऐसे। ये देखिए 2 से जाएगा तो कितना हो गया, 2 से गया तो यहाँ पर 2 1 के 2 दूना 4 होता है, 2 1 के 2 2 दूना 212 हो गया। इन दोनों का एलसीएम 240 हो जाएगा, करेक्ट है। 30 से 8 बार जाएगा और यहाँ पर 5 बार जाएगा, तो इसका मतलब ये 212 रहेगा, गुणे 8 से 5 घटेगा तो 3 आएगा बटा 240 हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर दे 80 हो गया, 80 से जब इसको आप भाग करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.65 किलोमीटर प्रति घंटा। ए हो जाएगी धारा की चाल। धारा की चाल आपके सामने है जो ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अगला है, देखिए उसकी तरफ जाते हैं। फिगर बना के ऐसे सवाल दिया है, यदि ए मतलब यह लेंथ आपकी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ए बी दिया है हम लोग को, ए वाली लेंथ यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, करेक्ट है, तथा चतुर्भुज BCDE एक वर्ग है।
इसका मतलब ये सभी भुजाएं आपकी क्या हैं, बराबर हैं। ये बराबर होंगी किसके, पता है? अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो क्योंकि त्रिभुज के ये जो कोण है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यह कर्ण होगा। अगर हम यह 20 देख रहे हैं या 15 देख रहे हैं तो इसको हम पाइथागोरस के नियम से लगा सकते हैं और इस भुजा को निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस सवाल में हमसे इस बहुभुज ABCDE का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और इस वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। इसको हम दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। आइए समझते हैं कैसे कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है क्योंकि दो समकोण बनाने वाली भुजाएं आपको पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 20 गुणे आप 15 कर दें, ये 10 बार जाएगा, 150 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें इसकी भुजा चाहिए और भुजा क्या, बेसिकली इस त्रिभुज का कर्ण चाहिए। पाइथागोरस के नियम पे चलिए, बहुत बार समझाया आप लोग को। 5 तिया 15, 5 चौके 20, उसके हिसाब से होगा 5, क्योंकि 3, 4 और 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्योंकि 5 से सबको भाग करे हैं तो इसलिए 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह प्रत्येक भुजा 25, 25, 25 की हो गई। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा का वर्ग मतलब 25 का वर्ग, जो कि 625 होगा। और साथ साथ 150 पहले से निकल चुका है क्योंकि हम पूरे बहुभुज का निकालने जा रहे हैं। तो 150 इसमें जोड़िए तो 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, 6 1 7 हुआ, 775 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने है, करेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। तो 10वां सवाल डन होता है। 11वें पर आ जाइए। एक व्यक्ति ने, ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी, पहले D% की छूट दिया, पुनः उतने ही समतुल्य रुपए में, देखिए एक व्यक्ति ने इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतनी ही समतुल्य रुपए में एक और छूट देकर, जितनी छूट हुई थी उतनी ही और छूट देकर 630 में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए था तो डी का मान अर्थात वह छूट क्या थी, ये हमको बताना है। जैसे वस्तु का अंकित मूल्य बेसिकली अगर देखा जाए तो 700 था, 700 से हम बिकी कितने में वस्तु, 630 में। रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर 70 रुपए टोटल कम हुआ है, 70 रुपए टोटल कम हुआ है ना, परसेंट लिख रहा हूं, 70 रुपए कम हुआ है। और 70 रुपए का मतलब अगर ओवरऑल की बात करिए तो 10% होता है, इसका 10% ही तो होगा। हाँ, अभी 10% डायरेक्ट तो हम सोच नहीं सकते, हमको इसमें सतत के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब सतत के हिसाब से सोचने के लिए 5 अप्लाइड नहीं हो सकता क्योंकि 5 5 10 होता है, फिर उसमें से घटेगा भी। तो अब अगला देखिए हमारे पास क्या है, उससे छोटा, भाई हम ऑप्शन से जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। 7 होगा, 7 + 7 होगा, प्लस माइनस 7 गुणे 7/100 कर दीजिए। इस हिसाब से अगर जैसे छूट के मान की बात किया जा रहा है कि एग्जैक्टली छूट का परसेंटेज नहीं, छूट का मान जो कम हो रहा है उसकी तरफ देखा जाए। जैसे अगर हम देख लें एक प्रकार से 700 ले लें और जो वैल्यू के हिसाब से करें, जैसे D% की छूट है, तो D का मतलब अगर हम 700 पर अप्लाई करेंगे तो क्या छूट होगी बताइए, आप खुद ही सोच लें। 700 गुणे D/100, तो एक प्रकार से 7D की छूट होगी ना, 7D की। और 7D इतनी, अब दूसरी बार परसेंटेज सेम नहीं हो, दूसरी बार इतनी ही और छूट मिले, तो उतनी ही छूट मतलब वो संख्या में छूट बराबर या समान बिका कितने में, 630 में। ऐसे इसको प्लान करिए तो बेहतर होगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यह 7 7 कितना, -14D है। 14D जो अगर उधर जाएगा तो इधर आएगा, मतलब यह आपका 70 हो जाएगा डिफरेंस इसका। डी बराबर बेसिकली यह 5 हो जाएगा, अर्थात पहले छूट की 5% वैल्यू थी, अर्थात बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया सवाल था ये, बहुत लोग कंफ्यूजन में जाएंगे, समतुल्यता पर जाएंगे, परसेंटेज का उपयोग करेंगे जो गलत कर देगा चीजों को। 11वां सवाल आपका डन होता है। आगे बढ़ता हूं। एक लंबवृत्तीय शंकु है और एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। शंकु और बेलन की ऊंचाइयों का h1 रेशियो h2 आपको दिया है 4:3, करेक्ट है। उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस, r1 रेशियो r2, ये दिया है आपको 7:3, करेक्ट है। यदि बेलन का आयतन 810 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का जो आयतन है, बेलन का, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर पहला किस फिगर का डिस्कशन हो रहा है। बेलन का जो आयतन है वो कितना दिया हम लोग को, बेलन का आयतन दिया है 810 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। हमसे शंकु का आयतन, देखिए पहले जो फिगर का नाम है वो शंकु है। अब शंकु के हिसाब से अगर देखिए हम इसका मतलब समझ गए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, 7 से कनेक्ट करिए, 7 का स्क्वायर गुणे h1 कितना है, 4 है, मतलब ये शंकु को प्रेजेंट कर रहा है
और एक बेलन को प्रेजेंट कर रहा है, इस शंकु को प्रेजेंट कर रहा है और ये बेलन को प्रेजेंट कर रहा है। डिवाइड बाई पाई, आर की जगह पर यहां रखेंगे कितना, 3, 3 का वर्ग गुणे एच, एच की जगह पर यहां 3 रखेंगे बराबर, बेलन का आयतन अपने को दिया, शंकु का आयतन नहीं पता है, 810 इसको दिया है हम लोगों के सामने। अब आइए देखिए कैलकुलेट करिए, देखिए सबसे पहले पाई पाई से तो खत्म ही हो जाएगा, इसमें दिक्कत ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 3 तिया 9 त्रिक 27 होता है, 27 त्रिक 81 मतलब 30 होता है। यहाँ पर हम लोग 30 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस बेलन की मतलब इसके शंकु का आयतन मिलेगा हमको, 1/3 होगा गुणे 49 होगा गुणे 4 होगा गुणे 30 भी जाएगा, ये 10 बार गया दिख पा रहा है, 4 9 36 होता है, 4 चौके 16 3 19, 10 से और गुणा हुआ 1960 सेंटीमीटर क्यूब होगा शंकु का आयतन, जिसके रिस्पेक्ट में बेलन का आप डिफिनीशन देख रहे हैं, बेलन के मान को भी देख रहे हैं। सवाल आपका हल होता 12वां। 13th पर आइए, कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक ब्याज पर 5,000 की धनराशि का निवेश किया, यन वर्ष के बाद उसे 7,200 का धनराशि प्राप्त हुआ, यन का मान बताओ, मतलब कितने साल बाद ऐसा हुआ है ये बताना है हम लोग को। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल था जो कि 5,000 था, मैंने इसका इन्वेस्टमेंट किया, एक अमाउंट बना जो कि 7,200 का प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो ब्याज की दर थी वो 20% थी, जो कि 1/5 होती है, मतलब हम देख रहे हैं कि 5 से 6 हुआ था। अब ये कितनी बार में होकर के यह चीज अचीव कर लेगा, ये आपको ध्यान में देखना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, बताना है। 5,000 से 7,200 होना मतलब ब्याज भी डिफाइन हो सकता है, लेकिन हम लोग को जैसे कैलकुलेट करना है इस पर थोड़ा सा प्रोसेस पर आइए तो समझ में चीजें हैं। एक बार और देखिए, 5 से 5 फिर से 6, मतलब हम समझें यह 25 है और यह कितना है, 36 है। अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 25 दूना ये 200 होगा, 36 दूना 72, देखिए मैच कर गया, तो इसका मतलब 2 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, 2 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। चाहे तो आप अमाउंट का फार्मूला बनाकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 साल बाद आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे जो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n का प्रोसेस बनता है, और वैसे भी इसको काट कर थोड़ा सा हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हो गया, ये 25 हुआ और ये 36 हुआ। कैसे, कब 25 से 36 बनेगा, 2 साल बाद बनेगा, तो इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 14 नंबर, एक खोखला गोलाकार खोल है, खोखले गोलाकार खोल को 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है, इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या 2 और 4 है, खोल का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए कितना होगा। ये आपको बताना है, इसको समझिएगा आप लोग कैसे इस सवाल को कर सकते हैं। सबसे पहले जो गोल मतलब बेसिकली यह ऐसे है जो स्पेरिकल मतलब बना हुआ है, ऐसे देखिए ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं आप देख पा रहे हैं, और इसका आयतन जो हमारे पास धातु जिससे बनाई गई है वो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होता है। जैसे गोला नहीं होता है, गोला मतलब जैसे हम अंदर उसके घुस जाएं तो अंदर की जो सतह होती है और बाहर की सतह में एक डिफरेंस होता है मोटाई की वजह से, आयतन तो इतना ही होगा जो उसकी धातु की वैल्यू को जनरेट करके देगा। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हुआ। इसका घनत्व हमें ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम वेट कितना है, इतना है। तो पहले धातु की मात्रा निकाल लीजिए, इस सेंस को समझिए तभी आप वेट बता पाओगे ग्राम में, करेक्ट है। आइए देखते हैं, वो भी किलोग्राम में पूछ रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कितना कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब है, तो हम लिखेंगे 4/3, पहले हम धातु की मात्रा क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालें, सेंटीमीटर क्यूब में निकालें, 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 गुड़े आर क्यूब, मतलब हमारे पास 4 का क्यूब होता है 64, में घटेगा क्या, 2 का क्यूब 8, ये 4 का क्यूब होगा माइनस 2 का क्यूब होगा, तो 4/3 कर दीजिए गुड़े 22/7 कर दीजिए, 64 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 14 से 8 क्या होता है 6, 5 यहाँ पर 56 हो गया, 7 8 56 होता है, और बाकी तो आपके पास 4/3 गुड़े, अभी कुछ करिए मत, ऐसे रहने दीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, करेक्ट है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको पता है कि इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 6 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो होगा इसको हटा दें, इतने गुड़े 6 ग्राम होगा, बट हमें ग्राम में तो बताना है, किलोग्राम में बताना है, हम सबको पता है कि ग्राम है, ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 6 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट 6 से गुणा करिए। इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 से भाग कर दीजिए, 1000 से भाग करिए। अब सुनिए, अब 3 से इसको डिवाइड कर, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। अब प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करिए, 8 दूना 16, 16 चौके 64, 64 है गुड़े 22 है,
बटे 1000 है, ठीक है। 22 चौके 88 है और 22 छके 132 है, 132 140 है, बटे आप 1000 कर दें। 1000 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.408, कितना किलोग्राम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़िया सवाल था ये भी, मतलब इस पर भी आपको क्लियरिटी बनानी पड़ेगी। लास्ट सवाल पर हम आपको लेकर चलते हैं जो डीआई का है। अगर आपको लगता है कि डीआई पर कोई सेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो हम डीआई पर एक सेशन आपको करके दे देते हैं, क्योंकि 2 ही को पेपर है अभी, कल 28, अब अपने पास 1 दिन और 2 दिन का बचा है समय, उसमें जो भी स्पेशल हो सकेगा करूंगा। उसके बाद पेपर पैटर्न पर एनालिसिस होगी, वही आपका कनेक्टेड रहेगा। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक के प्रकाशन पर दिए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। यदि कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक कागज की लागत के रूप में 20,400 का भुगतान करता है, लागत के रूप में कागज पर, करेक्ट है, तो इन पुस्तकों के लिए मुद्रण लागत और रॉयल्टी लागत के बीच अंतर क्या है। जैसे किताबें बनती है तो उसके पीछे कई सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या, प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, प्रमोशंस होती है, बाइंडिंग होती है, पेपर कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड रॉयल्टी। इस सवाल में कहा है कि प्रकाशक कागज की लागत के लिए, कागज मतलब पेपर कॉस्ट, पेपर का देखिए येलो कलर से बना ए बना है, 20% खर्च करता है। तो 20% का मान आपको दे रखा है, कितना बताइए, 20% का मान 20,400 दिया हुआ है। सवाल में हमसे कहा है पुस्तक की मुद्रण लागत, मुद्रण लागत का मतलब क्या होता है बताइए। ये जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रण लागत और रॉयल्टी, रॉयल्टी तो समझ में आ रही है। मुद्रण लागत बेसिकली प्रिंटिंग कास्ट, यहाँ पर पुस्तकों के लिए जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अब प्रिंटिंग तो समझ रहे हैं, प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट होता है, बाइंडिंग का मतलब आप बात ना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब आप परिवहन का खर्च, इसी में से होगा। प्रिंटिंग तो समझ ही रहे हैं, प्रमोशन कास्ट, क्योंकि हमें मुद्रण मतलब प्रिंट ही करना है बेसिकली, प्रिंटिंग कॉस्ट और जो है रॉयल्टी, इन दोनों के बीच का फर्क बताना है। तो प्रिंटिंग कास्ट कितना है, ए है 25 और रॉयल्टी कितनी है बगल में 15, मतलब 10% का मान आपको बताना है। तो 10% का मतलब देखिए 2 से इसको भाग करिए, 2 1 0 2 दूना 4, 10,200, 10,200 रुपए यहाँ पर टोटल डिफरेंस आएगा मुद्रण में और रॉयल्टी में। ये फर्क आएगा दोनों के बीच, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी चीजें। कहीं कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज हमें बता देंगे, हम उस पर आपको स्पष्टता फिर से दे देंगे। मैं डीआई के लिए भी फोकस्ड हूँ और आगे के लिए हम लोग यहाँ पर अच्छा इस पर एफर्ट कर लेंगे। तो जितना हमसे इस बार का हो सका मैं कर रहा हूँ, आगे की परीक्षाओं के लिए अलग से प्रयास किया जाएगा। रेगुलरिटी के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए, कंटेंट के लिए आप मुझे लिख सकते हैं जो आपको लगता हो, बाकी किसी भी समस्या के लिए भी आप लिख सकते हैं। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।